डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है। इससे हिंदी भाषियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है। संविधान में हिंदी को यह ऊंचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इससे जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है। उन भाषाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं। इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है तो यह समझकर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है, पर यह समझकर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा। हिंदी को अखिल भारतीय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रसार हो वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही स्थान होगा जो किसी भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्य में, पर अन्य भाषाभाषी राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा किए जाएंगे। पैरा। हिंदी भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि अहिंदी भाषियों ने जिस सद्भावना से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए स्थान दिया है उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है। सच पूछिए तो हिंदी भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक और समर्थक होना चाहिए। जिस प्रकार अहिंदी भाषी हिंदी के पोषक और समर्थक होना चाहते हैं, हिंदी भाषियों के व्यवहार और आचरण से यदि कहीं भूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिए यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाषाभाषी हिंदी के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निश्चय किया है। दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारिणी सभा का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया। यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है। पैरा। महोदय, इस
उपग्रह पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो और जिन्हें न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो। अन्यथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण न तो पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और न सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और न ही आश्रय देने वाले वृक्ष ही रहेंगे। 21वीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र शमशान भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बनकर रह जाएगा। लोभी मानव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए। वायु, जल, वनस्पतियाँ और पशु पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के अभिन्न अंग है जिन पर उसका भविष्य निर्भर करता है। सार्वभौमिक न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि हमारे विधिवेत्ता और न्याय प्रणाली कानून के इन नए आयामों से अपरिचित ही नहीं अनभिज्ञ भी हैं। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित इन मंडलों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं: प्रदूषण मानक निर्धारित करना तथा उद्योगों के कचरे और वाहित मल को नदियों में बहाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल केंद्र सरकार और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य सरकारों के लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का अतिक्रमण और सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। तथापि इस अधिनियम के अधीन प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी पूर्वानुमति से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की आशंका हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उसे रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा पानी के नमूने लेने, जांच और मुआयना करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। पैरा केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में राज्य स्तरीय जल प्रयोगशालाओं की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। वाहित मल और उद्योगों के कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को दिया गया है। यह अधिनियम लगभग ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित समुदाय दोनों पर इसका
कोई असर नहीं पड़ा। पेरा महोदय, विधिवेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी, अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है जिससे कानून कमज़ोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। जल अधिनियम 1974 के अनुरूप वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तैयार किया गया। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें जल, वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। पैरा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। यद्यपि यह कानून काफ़ी साहसिक कदम समझा जा सकता है, लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है। इन नए कानूनों में भयंकर दोष रह गए हैं। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में इस संबंध में संशोधन किया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए प्रति अनुच्छेद 29 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और
कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 39 के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। पैरा महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपनी अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने उनके विकास के द्वारा बंद कर रखे हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनैतिक बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है। कभी तो यह माना गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया। इतिहास के एक बड़े कालखंड में उसे चार दीवारी और पर्दे के अंदर रखा गया। इसके बावजूद जब भी नारी को पर्दे से बाहर आकर दुनिया को देखने व समझने का अवसर दिया गया, उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। पैरा भारत को स्वतंत्र हुए 5 दशक पूरे होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम कानून बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते। इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। यूँ तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अध्याय जोड़ा गया। इसके बाद से महिला विकास की योजनाएं निरंतर क्रियाशील रहीं, फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सका है। पैरा जब भारतीय महिलाओं की तुलना दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से साक्षात्कार करना पड़ता है और हम तभी जान पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद चिंताजनक और दुरूह, क्योंकि एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दुनिया के 130 देशों में भारतीय महिलाएं 99वें स्थान पर हैं। शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं, जैसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना। इससे उसका स्वाभिमान, उसकी चिंतन शक्ति और उसकी जिजीविषा का विकास अवरुद्ध हो गया। इसका प्रमाण है स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न ला पाना, जबकि दूसरे देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अधिक जोर दिया। हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34% महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं, जबकि इजराइल, स्पेन, इटली व हंगरी की 39 से 94%, श्रीलंका की 85%, चीन की 68%, ईरान की 52% तथा पाकिस्तान की 14% महिलाएं शिक्षित हैं। पैरा शिक्षा के इस अधोपतन के अतिरिक्त अल्पायु में महिलाओं का विवाह भी उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है। वैसे तो भारत में बाल विवाह बहुत
पहले से ही प्रचलित रहा है, परंतु अब कानून द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। पैरा महोदय, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का विवाह संपन्न होना एक सामान्य सी घटना है। आखा तीज के दिन राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के सामूहिक विवाह की परंपरा किसी से छिपी नहीं है। अल्पायु में विवाह के कारण अपरिपक्व अवस्था में ही गर्भधारण व प्रजनन कार्य आरंभ हो जाता है। इसी कारण भारतीय महिलाओं में औसत कुल प्रजनन दर 3.4 है, जबकि जापान, इटली, स्पेन, हंगरी व कनाडा में यह दर 1.2 व 1.8 के मध्य तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका तथा इजराइल में 2.0 व 2.8 के मध्य पाई जाती है। महिलाओं में प्रजनन दर कम करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के जरिए अनेक सरकारी प्रयास किए गए हैं, परंतु परंपरावादी विचारधारा, साक्षरता और सरकारी मशीनरी की सक्रियता में कमी जैसी समस्याओं के कारण भारतीय समाज में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों, गोली, नसबंदी आदि का प्रचलन कम हो पाया है। जब गर्भ निरोधक उपायों का प्रचलन ही कम हो तो भला जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ में गिरावट की आशा कैसे की जा सकती है। 1990 से 2000 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 36% भारतीय महिलाओं में गर्भ निरोधक आधुनिक उपाय प्रचलित हैं, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, हंगरी, जापान, चीन, श्रीलंका तथा ईरान की महिलाओं में अधिक है। एक अनुमान के अनुसार विवाहित भारतीय महिलाओं के प्रजनन काल का 80% समय बच्चों को जन्म देने व उनको में ही व्यतीत हो जाता है। यह गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों के कम प्रचलित होने का ही दुष्परिणाम है। पैरा अल्पायु में विवाह तथा गर्भधारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तथा प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी जान भी जोखिम में रहती है। 2001 से 2002 के आंकड़ों के अनुसार प्रसव के समय भारत की 33% महिलाओं को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिल पाती हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, हंगरी, स्पेन, इजराइल, जापान, चीन तथा श्रीलंका की 94 से 100% महिलाओं को प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाएं भी भारतीय महिलाओं की तुलना में बेहतर हैं। ग्रामीण भारत में अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा परंपरागत विधि द्वारा प्रसव कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक बार जच्चा को मृत्यु का शिकार भी होना पड़ता है। 1990 से 2000 के आंकड़ों के अनुसार प्रति लाख प्रसव के समय 460 भारतीय महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में यह संख्या काफ़ी कम है। यद्यपि भारत में स्वास्थ्य में सुधार आया है तथा व्यक्ति के जीवन जीने के प्रत्याशा बढ़ी है, परंतु वर्तमान मृत्यु दर
पर भारतीय बालिका के जीवन जीने की प्रत्याशा 57 वर्ष की है। पैरा। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। पैरा। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। पैरा। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में बीते 1 वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूं। महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे विधानसभा विकास खंड के अंतर्गत 2 स्टॉप डैम कई वर्ष पहले बनाए गए थे। उनमें से एक स्टॉप डैम में पानी रोकने के लिए गेट नहीं लगे हैं। गेट के अभाव में पानी एकत्र नहीं हो पा रहा है। यदि पहले से तालाब में गेट लगे होते तो पानी इकट्ठा हो जाता और किसानों को सही वक्त पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता। महोदय, फसल सींचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी नहीं मिलने के कारण उपज अच्छी नहीं हो पा रही है और किसानों को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि स्टॉप डैम बनाते समय ही गेट लगा दिए जाएं।
तो स्टॉप डैम में गेट लगने से शासन का जो मूल उद्देश्य है उसका पूरा लाभ किसानों को मिल सकेगा। उद्देश्य की भावना के अनुसार काम न होने से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। पैरा, मेरे यहाँ एक और बड़ा तालाब है जो काफ़ी बन चुका है। साल भर से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। जो 80% कार्य साल भर पहले हो चुका था वह बेकार हो रहा है। किसानों ने अपने मुखिया को बताया था और सरपंच के माध्यम से इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण एक तरफ की दीवार नहीं बन पा रही है। इस दीवार के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इससे होने वाली सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। पूर्व में लगाई गई लगभग 20 लाख रुपए की राशि भी बेकार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो जाएगा। स्टॉप।